नमस्कार साथियों, मैं अमित दीक्षित श्योर 60 गुरुकुल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम करेंगे श्योर 60 की गुरुकुल की तरफ से लिए जाने वाले डेली टेस्ट नंबर 370 के सॉल्यूशन की। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इस श्योर 60 गुरुकुल की तरफ से लिए जा रहे टेस्ट में उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो आज से स्टार्ट करते हैं पहली क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहली क्लास का पहला क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 31 से, मैथ्स की क्लास। दी गई आकृति में एक PQR एक समबाहु त्रिभुज है। दी गई आकृति में आपको एक PQR समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। S तथा T क्रमशः भुजा PQ तथा PR के मध्य बिंदु हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपने। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपको दे रखा है आपकी स्क्रीन पर। इन द गिवन फिगर PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड एज 12 सेंटीमीटर। S and T are the midpoints of the sides PQ and PR respectively. What is the area of the shaded region is? ठीक, वाइट। ठीक है, देखिए भाई करेंगे कैसे। मैंने आपसे कहा PQR एक ट्रायंगल है, PQ और R एक ट्रायंगल है। इसमें आपको दे रखी है S और T इसकी मध्य बिंदु है। इस त्रिभुज की भुजाओं की मध्य बिंदु है S एंड T। ठीक है, और Q से T तक और R से S तक ये इनके क्या है, मीडियन, इनके वर्टेक्स से निकलने वाले मीडियन है। और आपको इन मीडियन से बनने वाला इस शेडेड रीजन का आपको एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में जैसे कि दिया गया है कि प्रत्येक भुजा किसी भी त्रिभुज की कितनी दे रखी है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। और ये S क्या है, मध्य बिंदु है। तो ये वाली QS कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, और PS कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। दैट्स क्लियर। ऐसे ही मैंने इससे एक मीडियन निकाला P से, और वो सेंट्रोइड से क्रॉस करता हुआ, यानी कि सेंट्रोइड मैंने क्या मान लिया, O, और इसको क्रॉस करता हुआ, इसको पास करता हुआ एक मैंने मीडियन बनाया और उसको नाम दिया X। बिंदु X पर जाकर के वो सामने वाली भुजा पर टकराई X, यानी कि ये वाली भुजा भी 12 थी, तो ये वाली भुजा कितनी हो गई, 6 और 6। और इस मीडियन की लंबाई कितनी हो गई, PX मीडियन जो मुझे दे रखा था, इसकी लंबाई मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी मीडियन का जो रेशियो रहता है वो सेंट्रोइड से, यानी कि PO से OX तक, वो रहता है 2:1। तो लेकिन सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मीडियन की लंबाई। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मीडियन की लंबाई। मीडियन की लंबाई कैसे निकालूंगा, मैंने ध्यान दिया, नोटिस किया, यानी जो मुझे दे रखा था PQX, ये क्या दे रखा था मुझे, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के ये क्या बन गया, हाइपोटेनियस। ये क्या बन गया, PQ इज हाइपोटेनियस। ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर। ये क्या बन गया, बेस। तो मैं जानता हूं PX का स्क्वायर बराबर होता है PQ का स्क्वायर माइनस QX का स्क्वायर। PX का स्क्वायर बराबर है PQ का स्क्वायर कितनी होगी, पूरी भुजा 12 की, 12 का स्क्वायर कितना बन गया, 144, 144। और QX कितना दे रखा है, 6, और 6 का स्क्वायर कितना बन गया, 36। 144 माइनस 36 कितना बन गया, 108। तो PX कितना आ गया, स्क्वायर इधर जाके क्या बन गया, रूट। तो PX की भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 6√3 सेंटीमीटर। 6×6 108 हो गया कि नहीं हो गया। अब ध्यान से सुनना, मैंने आप सभी से कहा था
कि किसी भी मीडियन का जो रेशियो रहता है, जैसे पी ओ रेशियो ओ एक्स कितने में रहता है, 2:1 के बराबर। और मुझे इसकी पूरी की लंबाई कितनी दे रखी है, 2 यहां से पी ओ तक और ओ से एक्स तक कितनी होगी, 2 और 1 3। यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6√3 के बराबर। तो एक भुजा की लंबाई कितनी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3। तो यानी ओ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3। दैट्स क्लियर। यानी ओ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3। यानी कि ये वाली भुजा जो यहाँ वाली है, यहाँ वाली भुजा है जो कितनी हाइट हो गई, 2√3। अब ये बन गया आइसोस्केलस ट्रायंगल। और इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालते हैं हम 1/2 बेस कितना हो गया, 6 और 6 12 गुना में हाइट कितनी हो गई, 2√3। 2 से 2 कैंसिल आउट किया तो आंसर कितना आ गया, 12√3 इज द आंसर। दैट्स क्लियर। तो पहले का आंसर कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो गया 12√3 इज द आंसर। दैट्स क्लियर और नॉट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस से, और क्वेश्चन है इस प्रकार, एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 रुपए में बेचा। एक दुकानदार है, कोई भी एक दुकानदार है, उसके पास में 2 वस्तुएं हैं और वह दोनों की दोनों वस्तुओं को 10,591 और 10,591 रुपए के हिसाब से बेचता है। उसे एक वस्तु पर 19% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 11% की हानि होती है। तो उसका संपूर्ण प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दशमलव में ज्ञात करें। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर ₹10591 ईच। On one he gained 19% and on the other he lost 11%. What was his overall gain or loss percent? That's clear. अब ध्यान से देखना, मैंने कहा पहली वाली वस्तु का एसपी दे रखा है 10,591 और दूसरी वाली का दे रखा है, दूसरी वाली वस्तु का भी एसपी सेम है, तो कितना हो गया, 10,591। अब सुनना ध्यान से, पहली वाली वस्तु पर 19% का लाभ हुआ है और दूसरी वाली वस्तु पर 10,591। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। अब दूसरी वाली वस्तु पर उसको हुआ है हाँ, करते हैं स्टार्ट। दूसरी वाली वस्तु पर हुई है उसको 11% की हानि, 11% लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे पहली वाली वस्तु का सीपी। निकालते कैसे, 10,591 रुपए में बेचने पर 19% का लाभ, वैल्यू हो गई 119 और सीपी निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 119 से इसको डिवाइड किया। सबसे पहले हमने कितना आ गया, इससे डिवाइड करने पर हमें प्राप्त हुआ 89 और 89 इंटू 100 तो कितना आ गया, पहली वाली वस्तु का सीपी आ गया 8900। ठीक, ऐसे ही दूसरी वाली वस्तु का हमने सीपी निकाला, 10,591 रुपए में बेचने पर 11% का लॉस कितना हो गया 89 और सीपी निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, इससे इसको डिवाइड किया 119। तो CP2 कितना आ गया, दोनों वस्तुओं का CP आ गया 11, दूसरी वाली वस्तु का CP कितना आ गया 11,900 रुपए। ठीक है, तो दोनों वस्तुओं का कुल CP कितना आया, दोनों वस्तुओं का कुल CP कितना है, मैंने दोनों को जोड़ दिया, 9 9 18 का 8 का 11 8 19 और 1 20,800 रुपए। दोनों वस्तुओं का CP कितना आया 20,800 रुपए और दोनों वस्तुओं का SP हमारे पास में कितना था, एक वस्तु का 10,591, दूसरी का भी 10,591, दोनों का कितना हो गया, एक और एक 2, 9 और 9 18, 5 5 10 और 11 है
और 10 10 20 और 1 21, 21,182 रुपए। दोनों वस्तुओं का सीपी 20,800, दोनों वस्तुओं का एसपी 21,182। तो मुझे क्या हुआ प्रॉफिट, भैया 20,800 रुपए की खरीद रहा हूं दो वस्तुएं और मैं 21,182 रुपए की दोनों वस्तुओं को बेच रहा हूं, तो मुझे क्या होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, मुझे इसमें से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया 82.3। और प्रॉफिट और लॉस किस पर होते हैं, हमेशा सीपी पर। मैंने नीचे सीपी को लिख दिया 20,800 और मल्टीप्लाई बाय 100% निकालने के लिए। 2 0 से 2 0, मैंने इसको कैंसिल आउट किया 208 एकम 1 पॉइंट। तो मुझे जैसे कि फिर मैंने अपने ऑप्शंस की तरफ देखा, आपको टाइम बचाने के लिए आपको ऑप्शंस का भी ज्यादा ध्यान रखना है। तो ऑप्शंस जो आपके दिखाई दे रहे थे कि आपको पहली बात तो प्रॉफिट के थे, ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो बचे दो ऑप्शन। और 1 पॉइंट समथिंग है, तो 1 पॉइंट समथिंग कौन सा हो गया 1.8% इज द आंसर। तो आप पूरा कैलकुलेशन ना करते हुए जितना स्पीड से हो सकता है उसका आंसर लगाइए, ऑप्शन भी देखते रहिए साथ के साथ, और जितना जल्दी हो सके उसका आंसर लगाइए और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो है वो है एवरेज से। तीसरा क्वेश्चन है एवरेज से। एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन 65 किलोग्राम है। जब 4 नए छात्र जिनका वजन 52.4, 55.1 किलोग्राम, 56 किलोग्राम और 58 किलोग्राम है को भर्ती कराया जाता है, तो औसत वजन 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है। अब कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करो। ध्यान से सुनना कि एक कक्षा में क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो ध्यान से, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो ध्यान से सुने। एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन जो है 65 है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लिए क्लास में x, और एवरेज कितना है 65 है, तो मैंने 65 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो टोटल कितना बन गया 65x। तो टोटल वजन कितना बन गया पूरी क्लास का 65x। इसमें 4 नए स्टूडेंट जुड़ जाते हैं, तो जिनमें से पहले वाले का वजन है 52.4 किलोग्राम, सेकंड वाले का है 55.1 केजी, एंड थर्ड वाले का है 56 केजी, एंड फोर्थ वाला है 58 केजी। तो अब मैं इनका औसत देखता हूं। पहले औसत क्या था 65 था, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे x थे। अब 4 स्टूडेंट और बढ़ गए, तो पहले x थे, तो अब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए x+4। दैट्स क्लियर। तो औसत 0.7 कम हो जाता है। पहले 65 था, 0.7 कम हो गया, तो बचा कितना 64.3। दैट्स क्लियर। हाँ, अब ध्यान से देखना 65x सबसे पहले मैंने इनका सम किया। भाई सबके से पहले मैंने सम किया, इधर एक तरफ सम कर लेते हैं। 52.4, 55.1, 56 एंड 58.5। 8 से 14, 5 19, 2 21, 5 20 और 1 21, 211.5। तो सम कितना है, सभी इन चारों का सम कितना है 211.5। और ये x+4 डिवाइड का है, इधर जाके किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का, 64.3 मल्टीप्लाई बाई x+4। दैट्स क्लियर। हाँ, अब ध्यान से देखना 65x प्लस में 211.5 इक्वल टू 64.3x प्लस में 4 तिया 12 है का 2 कहां से लगा 1, 64 चौका 256 और 1 257.2, कितना है 257.2 इज। ठीक है। अब मैंने x वाली वैल्यू को एक तरफ ले गया, ये 64.3 x इधर प्लस का, इधर जाके किसका हो गया माइनस का 0.7x, और ये प्लस का इधर जाके किसका हो गया माइनस का। 257.2 में से मैंने 211.5 को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, 12 में से 5 गए 7, 6 में से 1 गया 5, और 5 में से 1 गया 4, 257.11, एक मिनट भाई, 5 5 10, 5 15, 5 20, 200, 2 और 5 7, अच्छा 13 और 8 21, सॉरी ये ना, सॉरी बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं, ये 221.5 आएगा,
और यहां पर 221.5 को मैं इधर से माइनस करूंगा 221, तो इतना आएगा 30.7। ठीक, सॉरी कैलकुलेशन एरर। चलिए दोबारा ध्यान से देखते हैं। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट किया, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, 5 and 1। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले कितने थे 51, और लेकिन उसने पूछा क्या है, अब कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करो। पहले छात्रों की संख्या कितनी थी 51, और 4 और बढ़ गए, 4 और प्लस कर दिया तो कितने हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए क्लास में 55। तो आंसर कितना हो गया 55 इज द आंसर। दैट्स क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलगाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे संबंधित है, रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन से संबंधित है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक 240 मीटर लंबी ट्रेन, एक 240 मीटर लंबी ट्रेन समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। एक 240 मीटर लंबी ट्रेन है, समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। 372 मीटर लंबी सुरंग को समान गति से पार करने में उसे कितना समय लगेगा। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, अपने किसी पटरी पर चल रही है, और उसी पटरी के बराबर में एक व्यक्ति चल रहा है सेम डायरेक्शन में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वह रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। तो बताना क्या है, तो वह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं रेलगाड़ी की चाल। और वो निकालें कैसे, ध्यान से देखना। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी एक निश्चित चाल, स्पीड कितनी मान ली s, स्पीड कितनी मान लिया मैंने s, और दोनों व्यक्ति और रेलगाड़ी समान दिशा में चल रहे हैं, समान दिशा में चल रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड माइनस, सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी माइनस s माइनस 6, और किलोमीटर प्रति घंटे थे तो इसको क्या बना लिया मैंने मीटर पर सेकेंड। 5/18 कितने समय में पार करती है 9। तो ये आ गया टाइम। तो क्या बन गया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। दैट्स क्लियर। 9 से मैंने इसको कैंसिल आउट किया 2, और 5 से मैंने इसको किया 48, और 2 डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई 96 s माइनस 6, और माइनस का इधर जाके किसका हो गया प्लस का। तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी आई 102 किलोमीटर पर आवर, 102 किलोमीटर पर आवर। तो उसने क्या कहा है क्वेश्चन ने, 372 मीटर लंबी सुरंग को, वह रेलगाड़ी की लंबाई है 240 मीटर, और वह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, किलोमीटर प्रति घंटे तो मीटर पर सेकंड बना लिया, कितने समय में पार करेगी। दैट्स क्लियर, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने इनको जोड़ा, कितना आ गया 2, 7 और 4 11, 2 3 5 और 1 612। 6 से इसको काटा 17 छिक्के, और 6 से इसको काटा 3, 85/3। ये आ गया टाइम। टाइम निकालने के लिए मैंने 3 डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3 दूनी 6, 3 3 1, 3 6 18, और डिवाइडेड बाय 85। और मैंने इसको कैंसिल आउट किया, 85 दूनी 170, 85 दूनी 170। तो जैसे 2 से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने सीधे सीधे मुझे पता चल गया कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आगे करता हूं। 85 दूनी 170, कितना बचा 13 और 6, यानी कि 136, और 85 से डिवाइड किया तो 21, 136 को 85 से डिवाइड किया 21, और जैसे मुझे पता लगा 21 है तो आंसर मैंने ज्यादा आगे पूरा नहीं किया और मैंने यहीं पर आंसर टिक कर दिया। तो इसका आंसर कितना हो गया 21.6 इज द आंसर। तो कितना हो गया 21.6 सेकंड में वह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या करेगी, पार करेगी। दैट्स क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं क्या कहता है। √414 और √16,093 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, यानी कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर बिटवीन √414 एंड √16,093। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, √414 और √16,093 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को।
सबसे पहले मैंने इसका रूट निकाला 414। अब रूट भी पूरा नहीं निकालना है आपने, देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। मैंने कहा आपसे कि 20 का स्क्वायर होता है 400, आपको पता है 20 का स्क्वायर कितना है 400 और 21 का है 441। 20 का 400 एंड 21 का कितना है 441। तो 441 तो ज्यादा हो जाएगा, तो मेरा कितना है इसका 20 पॉइंट समथिंग 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 का, ये किसी का अंडर रूट है। ये किसी का अंडर रूट किसका है 20 पॉइंट समथिंग समथिंग, मुझे नहीं लेना देना उससे कि बाद से कितना है किसका नहीं है एग्जैक्ट। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा 16,093, ये किसका स्क्वायर रूट है। अब ये पता कैसे चलेगा भैया, ध्यान से सुनना। मैंने बस इसको देखा, पहले वाले दो को, तीन संख्याओं को। मुझे पता है 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169। तो ये जो 160 जो बीच में रहता है, बिटवीन रहता है, वो किस किस के 120 और 130। यानी कि जो ये संख्या है किसका स्क्वायर रूट है 120 और 130 में के बीच में किसी एक संख्या का स्क्वायर रूट है। 120 में और 130 के बीच में किसी एक संख्या का क्या है स्क्वायर रूट है। अब निकालेंगे कैसे, मुझे पता है 125 का कैसे स्क्वायर करते हैं। 5 का 25 और 5 से जस्ट बड़ी संख्या 13, इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई की 156, ये हो गया 156.25, सॉरी 15,625। 125 का स्क्वायर कितना 15,625। लेकिन ये अभी और बड़ा है, मैं और चेक कर सकता हूं आगे तक। 126 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 6 का 36। 12 का स्क्वायर 144, 6 का 36, और मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 12 छिंग 72 दूनी 144, और लास्ट वाली को छोड़ देना है और 144 को यहां जोड़ देना है। 6, 7, 8 और 15,876 का 126, 76 का 12 छिंग 72 दूनी 144, 6 छंगड़े 36, 12 का स्क्वायर 144 और 12 छिंग 72 दूनी 144 को मैंने जोड़ा 6, 7, 8, 5 और 1। 126 का स्क्वायर कितना 15,876। मैं थोड़ा और आगे चेक करता हूं। अभी मैंने चेक किया 127 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 144 और मैंने मल्टीप्लाई कर दी 12 7 84 दूनी 168, 9, 8 और 4 12 है, 6 और 4 10 और 1 11 है, 4 और 5 और 1 6 और 1। और मैंने नोटिस किया ये क्या होगी, ये संख्या, ये 127 का जो स्क्वायर है वो इस संख्या से बढ़ा जा रहा है, वो इस संख्या से क्या हो रहा है बढ़ा जा रहा है। लेकिन मुझे बड़ा वाला लेना नहीं है, तो मुझे कौन सा लेना है छोटे वाला। यानी कि ये मुझे पता चला ये 126 पॉइंट समथिंग 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 कि क्या है अंडर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट है। यानी कि जो ये संख्या 16,053 मुझे आपको दे रखी है, 16,093 सॉरी, ये किसका स्क्वायर रूट है 126 पॉइंट समथिंग का। तो अब मैंने क्या किया, जो हमारी विषम संख्या है वो किस किस के बीच में 20 और 126 के बीच में। और हम सभी को पता है कि हर दूसरी संख्या विषम होती है, हर दूसरी संख्या विषम होती है। तो 126 को 2 से भाग किया तो 126 तक कुल कितनी विषम संख्या आएंगी 63, और 20 तक कितनी विषम संख्या आएंगी 10। यानी कि हमें लेनी कितनी है 20 से लेकर के 126 तक। जबकि मैं काउंट करता हूं 1 से लेकर के 126 तक तो कितनी विषम संख्या आती है 63, और स्टार्टिंग की 20 से पहले पहले की हमें लेनी नहीं है। तो कितनी विषम संख्या नहीं लेनी, हमें 10 नहीं लेनी। तो हमारी टोटल विषम संख्या कितनी बची 20 और 126 के बीच में 63 में से 10 गया तो कितना बच गया 53। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 53 इज द आंसर। दैट्स क्लियर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 36। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत बने वृत्त की त्रिज्या, एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत यानी कि एक आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, उसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है और उसकी जो रेडियस दे रखी है यानी कि इन रेडियस, यानी कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनाया गया उसकी जो रेडियस दे रखी है, उस वृत्त की जो सर्कल की जो रेडियस हमें गिवन है वो है 8√3 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, उस त्रिभुज का क्या करना है परिमाप फाइंड करना है, यानी कि फाइंड कर क्या करना है पेरीमीटर फाइंड करना है।
रेडियस ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8√3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। दैट्स क्लियर। यानी कि हमें क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हैं और इसके अंदर एक इस तरीके से एक सर्कल बनाया हुआ है। सर्कल की जो त्रिज्या दे रखी है, जो त्रिज्या वो मुझे जो दे रखी है वो दे रखी है 8√3 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्या निकालना है, हमें परिमाप निकालना है। और परिमाप कैसे निकालेंगे हम इस त्रिभुज का भाई, परिमाप निकालेंगे यदि मुझे ना इस क्वेश्चन में ये पता लग जाए कि इस त्रिभुज की भुजा कितनी है, एक भुजा की लंबाई कितनी है, तो मैं इसका परिमाप आसानी से निकाल सकता हूं। और आप सभी को पता है इन सर्कल का जो फॉर्मूला होता है, इन रेडियस का, सर्कल के किसी भी त्रिभुज के अंदर जो रेडियस बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल बनता है और सर्कल का जो रेडियस रहता है उसकी भुजा की लंबाई होती है, उस रेडियस की लंबाई होती है a अपॉन में 2√3। यानी इन सर्कल क्या होता है, इन रेडियस क्या होता है, सॉरी इन सर्कल नहीं, इन रेडियस a/2√3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, a 8√3 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 8√3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं यहां से क्या निकालूंगा, इस भुजा की लंबाई यानी a की वैल्यू निकालूंगा। 8√3 दे रखा है और ये डिवाइड का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, 2√3 सेंटीमीटर। दैट्स क्लियर। अब a की भुजा की लंबाई कितनी हो गई, ये 8 दूनी 16 और √3 इंटू √3 कितना बन गया, 3 और 16 तिया 48। यानी इस भुजा की लंबाई कितनी बन गई, किसी भी संभव त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी बन गई, इस त्रिभुज की लंबाई कितनी बन गई, 48 सेंटीमीटर। एक भुजा की 48, तो ये दूसरी भुजा भी 48 और तीसरी भुजा भी 48। और पेरीमीटर क्या होता है, बाहर बाहर चलना ही पेरीमीटर, यानी कि भुजाओं की लंबाई को जोड़ना ही पेरीमीटर है। 48, 48 और 48 तीनों को मैंने जोड़ दिया, यानी कि 3 से मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं तो कितना आ जाएगा, 144। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 144 सेंटीमीटर इज द आंसर। दैट्स क्लियर, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है टिग्नोमेट्री से। क्वेश्चन नंबर 37 है टिग्नोमेट्री से और क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दे रखा है, आपको थीटा की वैल्यूज पर आधारित है। यानी कि आपको थीटा की वैल्यूज गिवन है और आपको उनकी वैल्यू पुट करके और आपको क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है। जैसे मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 37 में आपको क्वेश्चन दे रखा है, यदि x क्या दे रखा है, x बराबर है, सबसे पहले दे रखा है sin 30 और sin 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/2 मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1/√2। cos 45 की वैल्यू कितनी है भैया, 1/√2 अपॉन में tan 60 की वैल्यू कितनी है भैया, √3। तो पहले वाले का कितना आ गया भैया, 1 अपॉन में 2√6। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, 1 इंटू 1 बन गया और 2√2 मल्टीप्लाई में नीचे वाले का मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ में इनका मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना बन गया 2√6। यानी कि 2 का 2 तिया 6 रूट के अंदर वाला। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2√6। अब ऐसे ही हम निकालते हैं y की वैल्यूज। किसकी वैल्यूज, y की वैल्यू। आपको क्या गिवन है, y गिवन है और y में क्या दे रखा है, सबसे पहले sin 60 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। दैट्स क्लियर। फिर दूसरे नंबर पर आपको दे रखा है sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। sin 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। और नीचे क्या है, cot 30 और cot 30 की वैल्यू कितनी है, √3। अब नीचे से ऊपर कट गया, √3 बन जाए √3, तो कितना आ गया, 1 अपॉन में 2√2। x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये निकल के आ गई मेरे सामने। और अब मुझसे पूछा क्या है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। और मुझे क्या निकालना है, x स्क्वायर जमा y स्क्वायर का मान। तो सबसे पहले मैं x का स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो कितना बन गया, 1 अपॉन में 24। तो x स्क्वायर कितना आ गया, 1 अपॉन में 24 प्लस
y की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 1/2√2, और मुझे क्या चाहिए y स्क्वायर, मैंने इसका भी क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, 4 × 2 कितना बन गया 8, तो 1/8। मैंने अब एलसीएम लिया 24, 24 1 जा 8 3 जा, तो कितना आ गया 4/24, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो आंसर कितना आ गया 1/6। तो हमारा आंसर कितना है इस क्वेश्चन का, 1/6 इज द आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा 1/6। दैट्स क्लियर, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो कि हमें ज्योमेट्री से है, इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 38 में, इन ट्रायंगल WXY, आपको एक त्रिभुज दे रखा है WXY, ध्यान से देखना, आपको कोई भी एक त्रिभुज दे रखा है WXY, WXY, Z इज अ पॉइंट ऑन XY, यानी कि एक भुजा XY पर, यानी कि भुजा इस पर XY पर एक मुझे पॉइंट दे रखा है Z, किसी एक बिंदु पर पॉइंट दे रखा है Z, ठीक है। उसने क्या कहा है, XWZ, एंगल XWZ, यानी कि XW और Z बराबर है YWZ के, YWZ के, यानी कि ये क्या बन गया, अब ये हमारा बन गया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कौन सी थ्योरम बन गई, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जिसमें हमें गिवन है WX की वैल्यू दे रखी है 9x सेंटीमीटर, WX की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर, और WY की वैल्यू दे रखी है 14 सेंटीमीटर, WY की वैल्यू कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और इस पूरी भुजा यानी कि पूरी साइड X और Y के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, यानी x भुजा XY कितनी दे रखी है, साइड XY कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ XZ इज, तो मुझे इसकी लंबाई बतानी है, इसकी लंबाई मुझे क्या करनी है बतानी है। तो चलो करते कैसे हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं इस x और z को कुछ भी एक पर्टिकुलर नाम दे देता हूं, जैसे मैंने दे दिया a, यहां से x और z के बीच की दूरी कितनी होगी a, तो ये बची हुई जो दूरी है z और y के बीच की दूरी टोटल भाई साहब यहां से लेकर के यहां तक 20 थी, इसमें से a मैंने निकाल दी, तो कितनी बची 20 माइनस में a, 20 माइनस में a। और हम सभी जानते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्यों के बारे में, तो वो कैसे करते हैं ध्यान से देखना, यानी भुजा WX के नीचे XZ यानी कि 9/a बराबर है भुजा WY यानी कि कितना दे रखा है 14 डिवाइडेड बाय ZY को, यानी इसके नीचे इसको और इसके नीचे इसको 20 माइनस में a। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, इस भुजा के नीचे इस भुजा को और इस भुजा के नीचे इस भुजा को, दैट्स क्लियर। और क्रॉस कर दीजिए मल्टीप्लाई, 20 निम्मा 180 माइनस में 9a बराबर है a दर्जा के मल्टीप्लाई हुआ 14a, दैट्स क्लियर। अब 180 बराबर है 9a माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 23a, किसका हो जाएगा 23a, और मैंने 23a इधर मल्टीप्लाई किया इधर काटा कैंसिल आउट किया, 23 छिक्के 138, 23 सत्ते 161, या 23 अट्ठे 184 ज्यादा हो जाएगा 23 सत्ते 161। और मैंने पहले भी बताया था कि आपको टाइम को बचाना है, टाइम को अपने को किल करना है, जितना आप छोटे छोटे क्वेश्चनों में जितनी भी कैलकुलेशन से आप टाइम बचाओगे उतना ही आपको फायदा होगा, उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसलिए आप बार बार साथ के साथ ऑप्शंस को भी देखते चले। 7.7 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, इकलौता ये ऑप्शन हो रहा है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और आप अपना आंसर टिक करिए और आप आगे बढ़ जाइए, दैट्स क्लियर। क्योंकि बाकी ऑप्शन ये 9 से स्टार्ट हो रहा था, ये 6 से हो रहा था, ये 8 से हो रहा था, ये हमें कोई सा भी नहीं है, तो हमारा कौन से स्टार्ट है 7 पॉइंट से, बाकी हमें कोई मतलब नहीं, तो 7 पॉइंट से जो स्टार्ट था ऑप्शन वो हमने टिक किया और हम आगे बढ़ गए, दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। एक कस्बे में 2 उम्मीदवार X और Y ने मेयर पद के लिए इस प्रकार भाग लिया कि
उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 56% वोट मिला और वह 8160 वोटों से चुनाव जीत गया। यदि कस्बे के 20% मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया और डाले गए 15% वोट अवैध घोषित कर दिए गए तो कस्बे में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो। यानी कि एक चुनाव के दौरान, यानी कि किसी भी कस्बे में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में एक चुनाव हो रहा था, उसमें दो व्यक्ति एक्स और वाई, दो व्यक्तियों ने भाग लिया। ठीक है, चुनाव के दौरान दो व्यक्तियों ने भाग लिया, इनमें से एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 56%, सॉरी कुल वोटों का नहीं, एक उम्मीदवार 56% वोट लेकर 8160 वोटों से चुनाव जीत गया। और देखा गया कि चुनाव के दौरान 20% मतदाता, जितने टोटल वोटर्स थे उसमें से 20% ने वोट नहीं डाले हैं और डाले गए वोटों में से 15% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। तो कस्बे में कुल वोटों की संख्या कितनी है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन टाउन। अब ध्यान से देखिए कैसे करना है। यह परसेंटेज का क्वेश्चन है, पॉपुलेशन पर आधारित, सॉरी इलेक्शन पर बेस्ड, इलेक्शन पर आधारित क्वेश्चन है। चलिए करना कैसे, ध्यान से सुनना। कस्बे की टोटल पॉपुलेशन में मान लेता हूं टोटल वोट कितनी है, 100%। कितनी है? मैं मान लेता हूं 100। यानी एक कस्बे में कुल वोटों की संख्या कितनी है, 100। इनमें से 20% मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 100 में से 20% मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने वोट डाला ही नहीं, वोट डालने ही नहीं गए। तो 100 में से 20 ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला, तो डाले गए वोट कितने हैं, 80%। यानी कि डाले गए वोट कितने हैं, 80। ठीक है, अब जितनी भी वोट डाली गई हैं उनमें से 15% वोट इनवैलिड घोषित कर दी गई हैं। यानी कि जितनी वजह से टोटल वोट भैया 100 थी, उनमें से भी डाली नहीं गई और डाली गई वोटों में से, यानी कि 80 वोटों में से 15% वोट अवैध घोषित कर दी गई। तो 80 का 15% कितना हो गया भैया, 12। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 15, 3 चौक 12। यानी कि 12 वोट ऐसी थी जो हमारी क्या कर दी गई, अवैध घोषित कर दी गई, यानी कि इनवैलिड घोषित कर दी गई। और हमने क्या कर दिया, इनवैलिड वोटों को भी निकाल दिया। तो हमारी वैलिड वोट कितनी बची, 56। यानी कि वैलिड वोट, यानी कि वैध वोट कितनी है हमारी, 56%। वैलिड वोट कितनी है हमारी, 56%। अब इनमें से एक उम्मीदवार एक्स कुल वैध मतों का, यानी कि वैलिड वोट का 56% वोट मिले, यानी कि किसको कितने मिले, 56%। तो दूसरे वाले वाई को, दूसरे वाले व्यक्ति वाई को वैलिड वोट का कितना मिला, 44%। भैया टोटल 100% होते हैं, एक्स को कितना मिला, 56% वैलिड वोट का, और वाई को कितना मिला, 44% वैलिड वोट का। तो एक्स आपके हिसाब से कितनी प्रतिशत वोटों से जीत गया, 12%। यानी कि वैलिड वोट का 12%, यानी कि 56 का 12% वोटों से वह क्या हो गया, जीत गया, यूनिट वोटों से। और जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कितनी वोटों से जीता, 8160 वोटों से। दैट्स क्लियर। अब ध्यान से सुनना, करना कैसे है, सॉरी हाँ मैंने कैंसल आउट किया, सॉरी 1 मिनट भाई, मैंने यहां गलती से 56 - 12, 80 - 12, 56 लिख दिया है, और जबकि कितना है, 68 है। 68 का कितना मिला है, 12% वोट। दोबारा से देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को भाई, बाय मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं गया है। ध्यान से सुनना, एक कस्बे की टोटल जनसंख्या मैंने मान ली 100, 20% अवैध हो गई, तो 20% वोट डाली नहीं गई, तो डाली गई वोट कितनी हो गई, 80। और डाली गई वोटों का, यानी कि 80 का 15% वोट अवैध घोषित कर दी गई। तो कितनी वोट अवैध घोषित कर दी गई, 12। तो 12 को मैंने निकाल दिया, तो 80 में से 12 गया तो कितना आ गया, 68। तो वैलिड वोट कितनी बची हमारी, यानी कि वैध वोट कितनी बची, 68। और इनमें से एक उम्मीदवार वैध वोटों का, यानी 68 का 56% मिला, दूसरे वाले को कितना मिला, 44%। तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितना मिला, वाई को कितना मिला, 44%। आपके हिसाब से वाई कितनी वोटों से जीत गया, 12% वोटों से, यानी वैध वोटों का 12%, 68 का 12%। तो मैंने कैंसिल आउट किया, 4 से काटा, 17 चौका 68, और 17 से इसको कैंसिल आउट किया, 17 चौका 68, 17
68 13 6 17 8 136 0। 12 चौक 48, 4 से और 4 से कैंसिल आउट किया 10, और ये 100 भाग का है तो दर्जा किसका हो गया, मल्टीप्लाई का, यानी कि 1000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई हमारी, 1000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई हमारी, 1000। अब ध्यान से सुनना, यदि हमें टोटल वोट्स पूछे तो 1000 की मल्टीप्लाई करनी है यहां पर। हमें डाली गई वोटों की संख्या पूछे तो 1000 की मल्टीप्लाई करनी है यहां पर 80 में, और यदि हमें वैलिड वोट पूछे तो हमें 1000 की मल्टीप्लाई करनी है यहां पर। यानी कि क्वेश्चन में जिस हिसाब से आपको दे, वैलिड वोट पूछे तो आपकी हो गई, वैलिड वोट कितनी हो गई 68,000, यानी डाली गई वोट पूछे तो कितनी हो गई 80,000, और यदि पूछे टोटल वोट तो कितनी हो गई 1 लाख। तो हमारा आंसर कितना हो गया 1 लाख। तो टोटल कस्बे की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या कितनी है भाई से, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 1 लाख। दैट्स क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए भैया आप सभी ध्यान से, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। द एवरेज, यानी कि एवरेज का क्वेश्चन है, 3 अंकीय संख्या 432, 407, x32, 4x1, 38x का औसत यानी कि एवरेज दे रखा है 508। तो हमें किसका, तो x + 1, x - 2, x + 3 और x + 2 का औसत ज्ञात करना है। यानी कि हमें 3 अंकों की कुछ एक संख्याएं दे रखी हैं, उनका एवरेज दे रखा है 508, और उनका हमें बची हुई जो संख्या हम आपको दे रखी है नीचे, उनका क्या निकालना है हमें एवरेज। और हम उनका एवरेज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो हम दी गई संख्या को कैसे निकाल सकते हैं एवरेज, यदि हमारे पास में x की वैल्यू होगी तो हम x की वैल्यू पुट कर देंगे और क्या निकल के आ जाएगी, हमारे पास में जो ये संख्या दे रखी है ये एग्जैक्ट नंबर्स में निकल के आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस क्वेश्चन में x की वैल्यू। आप सभी को पता है कि एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन में नंबर्स। एवरेज कितना दे रखा था 508, और सम कितना है उनका, जो संख्या आपको दे रखी 432 प्लस में 407 प्लस में x32 प्लस में 4x1 प्लस में 38x डिवाइडेड बाई जितने नंबर 1 2 3 4 5। दैट्स क्लियर। अब ध्यान से सुनना, मैं ये 5 डिवाइड का है तो इधर जाके किसका हो गया, मल्टीप्लाई का, 5 8 40 और 5 25, 5 5 25, और मैंने इनको प्लस कर दिया, 2 और 7 9, 3 और 0 3 और 4 और 4 8, प्लस में x32 प्लस में 4x1 प्लस में 38x। दैट्स क्लियर। अब ये 839 प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 10 में से 9 गए तो कितना हो गया भैया 1, 3 में से 9 गए, 13 में 9 गए 4, और 24 में से 8 गए 16, 41 बराबर है x32 प्लस में 4x1 प्लस में 38x। दैट्स क्लियर है ना। तो हम ना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम बहुत स्पीड से कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझाना है, समझते कैसे, देखो ध्यान से। अब मुझे पता है मैं इसकी यूनिट प्लेस को जोड़ू 2 और 1 3, और 3 में ऐसा क्या जोड़ूं x की जगह जो मुझे क्या मिले आकर के 1 मिल जाए। भैया 2 और 1 3, और 3 में x की जगह पर क्या जोड़ूं जो मुझे कितना 1 मिले, 1 मिले। अब मैं यहाँ x की वैल्यू रख के देखता हूं, पुट करके देखता हूं, तो मुझे क्या निकल के आएगा, x की वैल्यू में 8 जोड़ूंगा। क्या जोड़ूंगा भैया, 3 और 8 क्या बनेगा 11, उस 11 की तो लास्ट में यूनिट प्लेस 1 होता है, तो x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हुई 8। x की वैल्यू कितनी हुई 8, और मैंने यहां पर रख दी, पहला नंबर कितना आ गया 8 और 1 9, 8 में से 2 गए 6, 8 और 3 11, 8 और 2 10। तो मुझे पास जो संख्याएं निकल करके आई वो कितनी आई, 9 6 11 और 10। और इन सभी का एवरेज मैं निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा भैया, सभी को जोड़ दूंगा और बटे में जितनी संख्या उससे कर दूंगा भाग। 9 और 6 15, 15 और 11 26 और 10 36, और कितनी संख्या थी 1 2 3 4, 4 से कर दिया भाग, और 4 9 जा 36, देन 9 इज द आंसर। दैट्स क्लियर। मैं डायरेक्ट यहां कैसे करता भैया, मुझे पता था, देखो ध्यान से सुनो, मुझे 5
डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई है, मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है जैसे, तो मैं यही जोड़ देता, 9 और 2 11, 11 का यूनिट प्लेस कितना, एक और एक, सॉरी, हाँ 9 और 2 11, एक और एक 2, 2 में ऐसा क्या जोड़ू जो मुझे क्या मिल जाए, 0 प्राप्त हो। 2 में क्या जोड़ूंगा भैया, जो 0 प्राप्त होगी, तो सीधा सीधा सा आंसर है 8 जोड़ूंगा, 8 और 2 10, तभी तो मुझे 0 मिलेगी, तो x की वैल्यू डायरेक्ट वहीं से निकल जाती, माइनस करने की जरूरत नहीं थी, x की वैल्यू निकाल करके यहां पर पुट कर दिया, देन हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है। यानी कि एक हमारे पास में डाइस है और मैं उसको उछालता हूं, तो सबसे पहले ये देखो कि एक पासा डाइस पर कितने आउटकम्स आने के चांसेस है। भाई साहब मैं यदि उछालता हूं डाइस को, 1 भी आ सकता है मेरे पास में, 2 भी आ सकता है मेरे पास में, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और क्या निकल के आ सकता है, 6 भी आ सकता है। मतलब इन 6 के 6 में से 1 2 3 4 और 5 और 6 में से कोई भी एक संख्या आ सकती है, कोई भी एक संख्या आ सकती है। लेकिन उसने क्वेश्चन ने मुझसे पूछा क्या है, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। और 4 से बड़ी कितनी संख्या है मेरे पास में, एक तो ये है और एक ये है। तो 4 से बड़ी कितनी संख्या है मेरे पास में, 5 और 6, कितनी संख्या है टोटल, 2। और कितने में से ये 2 संख्याएं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 संख्याओं में से। तो नीचे लिख दिया मैंने टोटल, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/3। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 1/3 इज द आंसर। मैंने लगाया और आंसर की लगा टिक किया और मैं आगे बढ़ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42, इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। मोहित 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो 12 मिनट देर से पहुंचता है, अपने संस्थान पर पहुंचता है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से गति करता है तो 6 मिनट लेट जल्दी पहुंच जाता है। उसे किस गति से यात्रा करनी चाहिए यदि एक दिन उसे पता चलता है कि वह 30 मिनट देर से पहुंच सकता है। ठीक है, यानी कि मोहित है, अपने घर से ऑफिस के लिए जा रहा है। ठीक है, अपने घर से ऑफिस के लिए जा रहा है, यदि वह अपने घर से ऑफिस के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता तो निर्धारित समय से 12 मिनट देरी से पहुंचता। यदि वह अगले दिन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो अपने ऑफिस के लिए वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। ध्यान से सुनना, उसे किस गति से यात्रा करनी चाहिए, हमें नहीं पता भैया, वही तो आपको निकालना है किस गति से यात्रा करनी चाहिए, कि जिस दिन उसे पता चले कि वह 30 मिनट देरी से पहुंच चुका है। यानी कि उसे अपने ऑफिस में पहुंचने में 30 मिनट लेट हो गया है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों की मदद से क्या निकालूंगा, उस मोहित के घर से उसके ऑफिस की दूरी। यानी सबसे पहले मैंने फाइंड किया डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसे फाइंड करूंगा, पहली चाल गुना में दूसरी चाल, और यदि कुल समय दे रखा है तो दोनों को जोड़ के नीचे लिखता है, लेकिन अंतर दे रखा है, समय का अंतर दे रखा है, तो नीचे भी क्या लिखूंगा, स्पीड का डिफरेंस। 45 में 30 के 15। और ध्यान से सुनना, यदि देर और देर से होता, यानी कि दोनों बार देर होता, तो हमेशा टाइम घटता। और यदि देर और जल्दी है, यानी कि देर और जल्दी है, तो क्या होगा, समय हमेशा जुड़ेगा। यानी कि सेम सेम यूनिट है, यानी देर देर है तो घटेगा, जल्दी जल्दी है तो भी घटेगा, लेकिन अलग अलग है। यानी कि देर जल्दी है या जल्दी देर है, तो हमेशा समय क्या होगा, जुड़ेगा। तो 12 और 6 कितना मिनट बन गया, 18 मिनट। और मिनट को आर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 60। दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनना, मैंने इसको सॉल्व किया, 30 दूनी 60, 15 तिया 45 और 2 नाम 18। तो मोहित के घर से जो ऑफिस की जो दूरी आई वो निकल के आई 27 किलोमीटर। यदि आपसे डिस्टेंस पूछता तो कितना आ जाता निकल के, 27 किलोमीटर। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या है कि यदि वह
किस गति से यात्रा करे कि वह अपने ऑफिस 30 मिनट लेट पहुंच सके। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, किसी भी एक स्पीड के साथ में इसका रिलेशन बनाऊंगा। यानी कि टोटल डिस्टेंस मुझे पता है ऑफिस से घर के बीच की दूरी है 27 किलोमीटर, पहली चाल है 30 और दूसरी स्पीड है s और नीचे स्पीड का अंतर 30 माइनस s मल्टीप्लाई, यहां 12 मिनट देर और 30 मिनट देर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी को बताया था कि देर देर से जाएगा तो क्या होगा, हमेशा समय माइनस होगा। 30 में से 12 गए तो 18/60। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। 6 तिया 18, 6 दही 60, 3 नाम 27 और 10 डिवाइड का है तो दर्जा किसका हो गया, मल्टीप्लाई का। तो 9 दही 90 बराबर 30 गुना s बटे 30 माइनस में s। 30 तिया 90 और ये इधर डिवाइड का है, दर्जा किसका हो गया, मल्टीप्लाई। 30 तिया 90 माइनस में 3s बराबर है s। 90 इक्वल टू माइनस 3s इक्वल टू, ये माइनस का 3s से दर्जा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो कितना बन जाएगा 4s और 4 से इसको डिवाइड किया तो 22.5 इज द आंसर। तो स्पीड कितनी आ गई हमारी, 22.5 इज द आंसर। दैट्स क्लियर। तो हमारी उसको कैसे पता चलेगा स्पीड क्या निकल के आई, 22.5 आंसर आ गया, किलोमीटर पर आवर आ गया। दैट्स क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 को ध्यान से देखा, मुझे क्या गिवन था कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मुझे कितना दे रखा है 65, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 8 और a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0 और 0। तो मुझे क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास में, यानी क्वेश्चन अलजेब्रा का है। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 65, ए बी की वैल्यू दे रखी है 8 और जो a की वैल्यू है वो b से बड़ी है और a और b दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ध्यान से सुनना, मुझे पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a प्लस बी और a माइनस में b। ठीक है, a प्लस में b और a माइनस में b। ध्यान से सुना, सबसे पहले मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया। अब मुझे पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab और मेरे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी थी 65, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी 8, 8 2 16। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 81, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर दर्जा क्या बन जाएगा रूट 81 इक्वल टू 9। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, a माइनस बी की। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं सबसे पहले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दैट्स क्लियर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 65, मैंने 65 पुट किया, माइनस ए बी की वैल्यू कितनी 8, 8 2 16। तो कितना आ गया आंसर 49 और 49 किसका स्क्वायर रूट है, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 7 और a माइनस बी की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी 9 7 63 इज द आंसर। दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा बन जाएगा एग्जाम में। आप ना कई बार ना थोड़ा सा दिमाग लगा करके यहीं पर आप a और b की वैल्यू सोच सकते हैं। अब जैसे कि कैसे सोच पाऊंगा सर मैं, जैसे मैं रखता हूं 7, पहले मैंने मान लो a की वैल्यू 7 मान ली, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 का स्क्वायर 49 और b की मान लेता हूं, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई कंडीशन भी सेट बैठनी चाहिए, नहीं बैठ रही है। तो इस तरीके से फिर मैंने मानी 8, 8 का स्क्वायर 64 और b की वैल्यू मान ली मैंने 1, तो 1 का स्क्वायर की 1 और इन दोनों का सम कितना है 65, बिल्कुल आया। a की वैल्यू मैंने 8 मानी थी, b की वैल्यू मैंने 1 मानी थी, इन दोनों की गुना कितना है
8 आया। यानी कि जब मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो मेरी ए और बी की वैल्यू निकल जाती है सीधे सीधे रूप में। यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई 8 और बी की वैल्यू कितनी हो गई 1। और पूछा क्या है मुझसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और आंसर कितना होगा डायरेक्ट 63। तो यानी कि आप डायरेक्ट वैल्यू मान करके भी कर सकते हैं, यानी कि पुटिंग द वैल्यूज वाले मेथड से भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए अब देखते हैं सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। एक ट्रेपीजियम ABCD बनाया हुआ है, यानी कि आपके सामने एक ट्रेपीजियम है, ABC और D बनाया हुआ है। आपके सामने एक ट्रेपीजियम ABCD बनाया हुआ है, DC AB के समांतर, यानी कि DC और AB एक दूसरे की पैरेलल साइड से हैं। AB 12 सेंटीमीटर है और DC 7.2 सेंटीमीटर मुझे गिवन है। दैट्स क्लियर। एक ट्रेपीजियम ABCD दिया गया है, AB साइड AB पैरेलल टू साइड DC के। साइड AB मुझे गिवन है 12 सेंटीमीटर तथा साइड DC मुझे गिवन है 7.2 सेंटीमीटर। इसके विकर्णों यानी कि जो इसके डायगोनल है, यानी कि डायगोनल मुझे दे दिए ये वाला, यानी डायगोनल BD, डायगोनल AC, यानी कि मुझे इसके ट्रेपीजियम के दो डायगोनल दिए गए हैं, दोनों डायगोनल की मध्य बिंदु, यानी कि जो डायगोनल गिवन है, यानी कि ये जो CD जो आपको गिवन है इसकी मध्य बिंदु जैसे मान लो ये है, इसको मैं मान लेता हूं E, और ये डायगोनल BD है, इसकी मध्य बिंदु मान लेता हूं मैं F। क्या मान लेता हूं? F मान लेता हूं। दैट्स क्लियर। यानी कि इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी कि भुजा साइड, ये आपको मुझे क्या दे रखी है, मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को लंबाई बतानी, यानी कि मुझे EF की लंबाई बतानी है। दैट्स क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखना EF की लंबाई कैसे निकालते हैं, किसी भी ट्रेपीजियम के डायगोनल की मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा कैसे निकालते हैं, यानी कि तो जो आपको पैरेलल साइड गिवन है, यानी कि 12 और 7.2, इनका डिफरेंस बटे का हाफ बटे में 2, यानी कि 2, यानी कि जो इनकी जो EF की जो लंबाई होगी, EF की जो लंबाई होगी वो इन दोनों पैरेलल साइड के डिफरेंस की आधी होगी हमेशा। यानी जो उसके मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाएगी, लाइन सेगमेंट रहेगी, लाइन रहेगी जो लाइन मिलाएगी आपस में मध्य बिंदुओं को, तो यानी वो क्या रहेगी, हमेशा पैरेलल साइड की हाफ के डिफरेंस की हाफ रहेगी। यानी 12 माइनस 7.2 कितना हो गया 4.8 का आधा कितना हो गया 2.4। तो इसके आंसर कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर इज द आंसर। दैट्स क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, इस सीरीज का अगला क्वेश्चन हमारा 45, जो कि दिया गया है व्हाट इज द सम ऑफ द मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा, यानी कि स्टैटिक्स से। स्टैटिक्स में आपको कुछ एक डाटा दिया गया है और आपको उसकी माध्यिका और मोड के योग ज्ञात करना है, यानी कि माध्यिका और बहुलक का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। जैसे मुझे एक डाटा दिया गया है जैसे कि 8, 1, 5, 4, 9, 6, 3, 6, 6, 3, 6, 1, 3, 6, 9, 1, 7, 2, 6, 5। तो सबसे पहले देखिए मोड, बहुलक कैसे निकालते हैं हम। स्टैटिक्स में बहुलक कैसे निकालते हैं भैया, दिए गए जो भी आपको डाटा गिवन हो, जो भी आपको डाटा दिया गया हो, उस दिए गए डाटा में जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगी वही हमारा क्या कहलाएगी, मोड यानी कि बहुलक कहलाएगी। तो सबसे ज्यादा कौन सी संख्या बार बार रिपीट करती है, सबसे ज्यादा कौन संख्या रिपीट कर रही है, मैंने नोटिस किया 6 एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, यानी कि 6 ऐसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार दिए गए डाटा में रिपीट करती है। तो बहुलक क्या हो गया इस डाटा का 6, दी गई संख्याओं का बहुलक कितना हो गया 6। ठीक है, अब निकालते हैं माध्यिका यानी कि मीडियन।
माध्यिका कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो हमें डाटा गिवन है ना, सबसे पहले जो हमें डाटा दिया गया है उस डाटा को सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। कौन से ऑर्डर में लगाना है? असेंडिंग, यानी कि बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, यानी कि बढ़ती हुई तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कितनी है? 1। और नोटिस करो 1 कितनी बार? 1 2 3 जगह है, तो मैंने 3 जगह लिख दिया 1। आगे बढ़ो 2, 2 कितनी बार है? 2 एक बार ही है। फिर देखा मैंने कितना है? 3, 3 1 2, तो 3 2 बार रिपीट किया है, तो 3 को 2 बार लिख दिया। फिर 4 4 4 एक ही बार है, तो 1 बार लिख दिया। फिर 5 1 2, 2 जगह 5 है, तो मैंने 2 जगह लिख दिया। फिर 6, वो तो हम देख चुके थे, 4 बार है, 6 6 6 6। फिर आगे 7, 7 एक जगह है, 1 बार लिख दिया। फिर आगे देखा हमने 8 8 एक जगह है, 8 लिख दिया। अब देखते हैं 9 9 9 1 2, 2 जगह है 9। दैट्स क्लियर। तो भैया जो दिया गया डाटा है, जो संख्या आपको गिवन है, उन सभी संख्याओं को सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। कौन से ऑर्डर में लगाना है? यानी कि बढ़ते क्रम में लगाना है। और जो बढ़ते क्रम में लगाने के बाद में, बढ़ते क्रम में लगाने के बाद में जो बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या रहेगी वही हमारी माध्यिका कहलाएगी। आता है समझ में? यानी कि जैसे कि मैंने टोटल संख्या काउंट की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17। तो यानी कि बीच वाली संख्या कौन सी रहेगी? 9वीं, यानी कि 8 में इधर से काट दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 में इधर से काट दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 संख्या इधर काटी, 8 संख्या इधर काटी। जो बिल्कुल बीचों बीच रहेगी वही क्या कहलाएगी? हमारी माध्यिका कहलाएगी। तो माध्यिका कितना आ गया? 5। और हमसे पूछा क्या है? माध्यिका का और बहुलक का योग। तो 6 और 5 11 इज द आंसर। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 11 है। दैट्स क्लियर। दोबारा से बता रहा हूं भैया, मीन कैसे निकालते हैं? यदि ऐसे डाटा दिया गया है तो मीन जैसे निकालते हैं, मीन वैल्यू को ही एवरेज वैल्यू बोलते हैं। और जो डाटा दिया गया है सभी का जोड़ करते हैं और बटे में जितनी संख्या उससे कर देते हैं भाग, तो हमारा मीन निकल जाता है। मोड कैसे निकालते हैं? जो दिया गया डाटा है उसमें जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगी वही हमारा क्या कहलाएगी? मोड कहलाएगी। और मीडियन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले दिए गए डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे और जो बिल्कुल बीच वाली संख्या होगी वही हमारी मीडियन कहलाएगी। दैट्स क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल कीजिए, यानी कि आपकी ये सिंप्लीफिकेशन आ गई, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, जमा गुना घटा भाग है, सिंपल सा क्वेश्चन है और आप कर दीजिए इसको। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैं फ्रैक्शन में की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। 3 3 9 और 2 11 बटे 3 माइनस 9 पंजे 45 और 7 52 बटे 9। और ध्यान रखना डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए जस्ट आगे वाली वैल्यू को उल्टा कर देंगे। 3 बटे 1, 13 कम 13 और 2 15 बटे 13। मैंने ऊपर ऊपर वाले को ही सॉल्व किया। सबसे पहले 13 चौका 52, 3 तिया 9, तो कितना आ गया ऊपर वाला निकल के? मैंने ऊपर वाले को ही सॉल्व किया। 11 बटे 3 माइनस 15 चौका 60 बटे 3, यानी कि माइनस का 49 बटे 3। ऊपर वाले डाटा को सॉल्व किया तो कितना आ गया? 49 बटे 3। अब मैं नीचे वाले को सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना। 2/3 ऑफ 1/1/3, 1 3 3 एकम 3 और 1 4 बटे 3 डिवाइडेड बाय 1/3। ठीक है, सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम ऑफ को। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं हम? ऑफ को। 2 चौके 8 बटे में कितना बन गया? 3 तिया 9, और डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए 3/1, 3 3 जा 1, तो कितना आ गया? नीचे आ गया 8/3। नीचे कितना आ गया? 8/3, और ये क्या हो जाएगा? उल्टा 3/8, 3 से 3, और कितना आ गया? माइनस का 49 बटे 8। माइनस का 49 बटे 8 कौन सा? 8 6 48 और 1 49 बटे 8। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 8 6 48 और 1 49 बटे 8। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 6/1/8 इज द आंसर। दैट्स क्लियर। समझ में आ गया भाई? सिंपल सा कैलकुलेशन थी, सिंपल सी कैलकुलेशन थी और हमने जो सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खंबे के शीर्ष से, यानी कि आपको एक खंबा दिया गया है 17.75 मीटर ऊंचा,
के सीधे खंबे के शीर्ष से यानी कि टॉप से एक सीधे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है हमें 60 डिग्री। यदि मीनार 57.75 मीटर ऊंची थी, यानी कि जो हमारे मीनार की ऊंचाई है वो है 57.75 मीटर, तो खंबे के आधार से कितनी दूरी है मीनार के आधार की। दैट्स क्लियर। यानी कि हमें एक खंबा दे रखा है, इस तरीके से एक खंबा बनाया मैंने, और इधर एक मैंने मीनार खड़ी कर दी इस तरीके से, ये हमें मीनार की लंबाई दे रखी है। दैट्स क्लियर। खंबे की जो लंबाई है वो है 17.75 मीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि खंबे के शीर्ष से यानी कि यहां से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि ये वाला कोण जो हमने मिलाया ये दे रखा था 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना दे रखा था 60 डिग्री, तो मैंने इस लाइन को मिला दिया। ठीक है, 60 डिग्री। दैट्स क्लियर। अब मीनार की ऊंचाई, पूरी मीनार की ऊंचाई है 57.75 यानी 57.75। यहां से यहां तक तो हो गई 17.75, यानी ये 17.75 है, तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी 17.75। तो ये बची कुछ, इसमें 17.75 को घटा दिया तो यहां कितना आ जाएगी 40। तो यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई कितनी होगी 40। दैट्स क्लियर। तो ये हमें बताना क्या है, इस यहां से और इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। जो इसकी दूरी होगी वही तो इसकी दूरी होगी, तो मैंने इस दूरी को क्या मान लिया x। मैंने इस दूरी को क्या मान लिया x मान लिया। दैट्स क्लियर। तो अब हमें आता है सर tan 60 बराबर है, आपको पता है tan थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि P अपॉन में B, पहला साइन का P अपॉन में H, दूसरा कॉस का B अपॉन में H, और तीसरा tan और कॉट का यानी कि tan का P अपॉन में B। तो यानी कि P कितना हो गया, इसकी परपेंडिकुलर कितनी होगी, यानी कि इसकी लंबाई कितनी होगी 40, और बेस कितना हो गया इसका x, और tan 60 की वैल्यू हमें पता है √3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40/x है, और x इधर आ गया 40/√3। तो हमारा आंसर कितना हो गया 40/√3। 40/√3 नहीं है तो 40। अच्छा ठीक है, तो मुझे इस फॉर्म में बना रखा है, तो मैंने क्या कर दिया √3 से यहां मल्टीप्लाई और क्या कर दिया डिवाइड। तो 40√3 और √3 इंटू √3 तो कितना बन गया 3, तो 40/3 √3 इज द आंसर। दैट्स क्लियर। तो हमारा आंसर कितना हो गया 40/3 √3, 40√3/3। तो हमारा आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 48, और ये दे रखा है हमें डिस्काउंट से। एक कार के अंकित मूल्य पर 12%, 18% और 25% की कीमत छूट के एकल समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है आपने। आपको 3 छूट दी गई हैं, एक 12% की, एक 18% की, और एक 25% की। ठीक है, तो 12% को मैं क्या लिख सकता हूं 4 या 12, 4 से 25, यानी कि 25 से कितना बन गया 22। 18% को मैं लिख सकता हूं 2/50, तो यानी कि कितना हो गया भैया 50 से 48, सॉरी 9/50, 2 9 18, 50 से कितना हो गया 41। तीसरा 25% को 1/4 यानी कि 4 से कितना हो गया 3। दैट्स के लिए 4 से कितना हो गया 3 हो गया। चलिए 2 दूनी 4, 2 से अभी 11 बार कट जाता है, 25 दूनी, यार ये हो क्या रहा है इसमें, इधर दोबारा देखते हैं एक बार, 1 मिनट। चलिए यहां देख लेते हैं, 25 से कितना हो गया 22 पहला वाला, दूसरा वाला हो गया 50 से 41, और तीसरा वाला हो गया 4 से 3। 2 दूनी 4, 2 से 11 बार मैंने कैंसिल आउट किया, 50 दूनी 100, 2500, और इन दोनों की मल्टीप्लाई की 41 × 33, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123,
3,5,3,1 1353। ठीक है, तो मुझे छूट जो मिली कितने की मिली भैया? 1353। छूट के बाद में मुझे वस्तु पड़ी 1353 की, यानी कि 3 छूट के बाद में। ठीक, तो मुझे छूट जो मिली वो कितने रुपए की मिली भैया? 1147 रुपए की। इसमें से 2500 में से मैंने 1353 को घटा दिया तो कितने की मिली? 1147 रुपए की। किस पर मिलेगी? 2500 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से काटा, 25 चौका 100, यानी कि 4 से ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला तो गलत हो गया। 25 चौका 100, 14 और 7 यानी कि 147। 25 पंजे 125, 25 छिक्के ज्यादा हो जाएगा, 25 पंजे, तो 45 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है? 45.88% इज द आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको इन द फॉलोइंग फिगर इफ एंगल ABC 95 डिग्री, एंगल FED इज 115 डिग्री, देन द एंगल ऑफ APC आपको फाइंड करना है। यानी कि आपको एक सर्कल गिवन है और इसमें आपको एंगल EF और D इस तरीके से बना रखा है, यानी AC और ये P, और ये हमारा क्या दे रखा है? P दे रखा है। और आपको एंगल APC निकालना है, यानी कि आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। बात आई समझ में? अब दे क्या रखा है? एंगल ABC, यानी कि ABC, यानी कि मेरा एंगल ये दे रखा है मुझे 95 डिग्री, और मुझे एंगल FED कितना दे रखा है? FED कितना दे रखा है? 115 डिग्री। ठीक है, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको? ये वाला एंगल निकालना है मुझे, तो ध्यान से सुनना। मैं सबसे पहले इस वाली भुजा को मिला देता हूं आपस में, तो ये क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल EFAD। कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और हम सभी जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दो अपोजिट्स एंगल का सम कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री। यानी कि ये वाले का और ये वाले का सम 180 डिग्री, इस वाले का 115 का और इसका सम कितना हो गया? 180 डिग्री। ये 115 है तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? 65 डिग्री। दैट्स क्लियर। अब मैं दोबारा से दिखता हूं, मैंने अब यहां से स्टार्ट किया FABC, मैंने क्या बना दिया? एक और क्वाड्रिलेटरल बना दिया FAB और C। मैंने एक और क्वाड्रिलेटरल आपके सामने बनाया, एक और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया, और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अभी मैंने बताया था कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि ये इसका और इसका सम 180, 95 और इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। 180 में से 95 गया तो कितना आ गया? 85 डिग्री। दैट्स क्लियर। और अब ये क्या बन गया? हमारा ये ट्रायंगल बन गया, और ये ट्रायंगल का कौन सा एंगल बन गया? एक्सटीरियर एंगल। और हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? बचे हुए दो एंगल का सम कितना होता है? उस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। 80 और 60 140 और 10 150, तो इसका आंसर कितना आ गया? 150 इज द आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। पाइप एंड किस्टन से है, पाइप ए और बी मिलकर एक टैंक को x मिनट में भर सकते हैं। ए अकेले इसे x+8 समय में भर सकता है, मिनट में भर सकता है। बी अकेले इसको x+32 में भर सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? जो एक्स्ट्रा है ना, हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे x की वैल्यू निकल जाएगी। 32 8 8 दूनी 16, 8 256, और एक इसका स्क्वायर रूट है 16 का, 16 का। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो a को कितना समय लगेगा? 16 और 8 24। b को कितना लगेगा? 16 और 32 48। दोनों का एलसीएम लिया 48, 24 दूनी 48 और 48 एकम 48। a और b मिलकर 10 मिनट तक भरते हैं। भैया a अकेले 2 मिनट में 1 मिनट में 2 लीटर भरता है, b अकेले 1 मिनट में 1 लीटर भरता है, और दोनों मिलकर 10 मिनट तक भरते हैं। तो दोनों मिलकर 2 और 1 3 गुना 10 मिनट में कितना पानी भर देंगे? 30 लीटर। तो बचा कितना? टोटल भरना था 48, भर कितना दिया? 30। तो बचा कितना? सी ने भरा, बचा हुआ 18 लीटर। और कितने मिनट में भर दिया? 4 दूनी 8 और एक 9/2 मिनट में। तो ये 2 ऊपर चला गया, 9 दूनी 18। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 दूनी 4। तो बताओ ए बी और सी मिलकर, यानी कि तीनों नल मिलकर
पूरे टैंक का 48 का, पूरे टैंक का, तीनों नल मिलकर, तीनों नल में 2 और 1 3 और 4 7 का कितना हिस्सा, 7/20वां हिस्सा। कितने समय में भरेंगे, 7 से 7, 4 से काटा 12, 4 से काटा 5, 2 सही 2/5 मिनट में इस पूरी टंकी को भर देंगे। दैट्स क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, विभिन्न स्कूलों में कुछ छात्र केवल लड़के और लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में फेल हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। कुल 90 छात्र फेल हुए। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करो। दैट्स क्लियर। सबसे पहले मैंने देखा कि 20 टोटल बॉयज मैंने कितने मान लिया, 100 बी, और गर्ल्स भी मैंने कितने मान लिया, 100 जी। ठीक है, इसमें से 20% लड़के, 20% लड़के, 20 बी यानी कि, और 15% लड़कियां फेल हो गई, यानी कि 15% लड़कियां फेल हो गई। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी, और कुल परीक्षा में 90 छात्र फेल हुए। यानी कि लड़के और 20 बी और 15 जी लड़कियों को मिलाकर कुल कितने फेल हुए, 90। दैट्स क्लियर। अब इनमें से मुझे पता है 20 बी फेल हुए हैं तो 80 बी पास हुए हैं, और 15 जी फेल हुए हैं तो 85 जी, सॉरी 85 जी, 85 गर्ल्स पास हुई हैं, और पास होने वाले में लड़के कितने ज्यादा हैं, लड़कियों से 70 ज्यादा हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन बना के सॉल्व किया, 4 से इधर मल्टीप्लाई की, और ये माइनस कर दिया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ये मेरा कट गया। 15 चौका 60 बन गया, 60 में से 85 गए तो माइनस कितना आ गया, 60 और 85 145 जी, और 90 चौका 360, 360 में 70 गए 290, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। जी की वैल्यू कितनी आ गई, 2, यानी कि गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई, टोटल 200। अब जी की वैल्यू मैंने किसी एक में इक्वेशन पुट कर दी, जैसे मैंने 20 बी प्लस में 15 जी, जी की वैल्यू कितनी थी, 2, 15 दूनी 30 बराबर है 90, तो 20 बी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 हो गई, और बी की वैल्यू कितनी होगी, 3, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई 300, तो 300 और 200 टोटल कितना हो गया, 500। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं कक्षा में, 500। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक ऊर्ध्वाकार खंबा और एक ऊर्ध्वाकार मीनार जमीन के एक ही तल पर इस प्रकार है कि खंबे के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री मीनार के तल का अवगमन कोण है। तो मीनार की ऊंचाई 76 मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी कि ये आपको एक खंबा दे दिया और ये आपको एक मीनार दे दी। ठीक है, खंबा और मीनार दे दी। खंबे के शीर्ष से, यानी कि शीर्ष से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ठीक है, अब आगे क्या दे रहे, और मीनार के तल का अवगमन कोण, यानी कि तल का अवगमन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो यानी कि ये 30 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, यदि मीनार की ऊंचाई, यानी कि पूरी मीनार की मुझे ऊंचाई दे रखी है 76 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है मुझे, 76 मीटर मुझे मीनार की ऊंचाई उन्होंने दे रखी है। अब निकालना क्या है मुझे, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी कि ये वाली मुझे ज्ञात करनी, एक्स की वैल्यू। दैट्स क्लियर। अब ध्यान से सुनना, ये एक्स है तो ये यहां से यहां तक भी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई, ये हमारी कितनी हो गई, एक्स हो गई। तो सबसे पहले मैंने tan 30, यानी कि इससे tan 30 से, और मुझे पता है tan 30 इक्वल्स टू पी अपॉन में, पी ये है अपॉन में बी, यानी कि मैंने इसको क्या मान लिया, ए बी सी और डी मान लिया, यानी कि ए बी। दैट्स क्लियर। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3 एक्स ए बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, √3x, यानी कि ये वाली वैल्यू ए बी की √3x, ये √3x है, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी हो गई, √3x हो गई। ठीक है, अब मैंने इस वाले ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से क्या लगा दिया, दोबारा से tan 60 मुझे पता है, यानी कि सी डी अपॉन में बी अपॉन में क्या हो गया, √3x, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3
बराबर है सी डी अपॉन में √3x, और ये इधर भाग का है, इधर x का हो गया मल्टीप्लाई 3x। सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 3x, यानी कि ये कितनी हो गई 3x। और हम सभी जानते हैं x और 3x यानी कि 3x और 1x 4x बराबर कितना दे रखा है 76। x की वैल्यू कितनी आ गई 19, x की वैल्यू कितनी आ गई 19। तो मुझे पूछा क्या था, तो मीनार की ऊंचाई तो कितनी आ गई 19 इज द आंसर। तो हमारी खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई 19। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, और क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क से। और क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड एक कार्य को 46, 92 और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया और वाई ने 2 दिन बाद उसके साथ जुड़ गया, और जेड प्रारंभ से 8 दिन के बाद उनके साथ जुड़ता है। तो एक्स ने कितने दिन तक कार्य किया, तो बताना है कि एक्स ने कुल कितने दिन तक कार्य किया। दैट्स क्लियर। तो देखिए भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स वाई और जेड किसी कार्य को 46, 92 और 23 दिन में करते हैं। एक्स वाई जेड किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 46, 92 और 23 दिन में करते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम 92, एफिशिएंसी 46 दूनी 92 कम 92, 23 चौका 92। दैट्स क्लियर। 46 दूनी 92, 92 कम 92, 23 चौका 92, ये क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई। वो एक्स ने काम शुरू किया, ये लो भाई, हमने एक्स के साथ काम शुरू कर दिया। 2 दिन बाद वाई जुड़ गया, अरे 2 दिन तो अकेले करता रहा एक्स, उसके बाद ही तो वाई आया, एक्स के साथ में कौन आ गया, अब वाई आ गया। ठीक है। और जेड प्रारंभ से 8 दिन बाद आया, यानी कि जेड प्रारंभ से 8 दिन बाद आया, यानी 2 दिन यहां हो गए तो 6 दिन यहां हो गए, तो हो गए 8 दिन। दैट्स क्लियर। एक्स जहां एक्स है तो वहां एक्स की वैल्यू कितनी 2, तो 2 दिन में कितना काम हो गया 4। यहाँ एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 2 और 1 3, 3 6 18 काम हो गया। तो 18 और 4 22 काम हो गया, बचा कितना काम 70। वो किसने किया है, तीनों ने। तीनों की वैल्यू 2 और 1 3 और 4 7, कितने दिन में किया है 10 दिन में। और आपसे पूछा क्या गया भैया, तो x ने कितने दिनों तक कार्य किया, तो x ने कितने दिन भैया, x यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, 2 दिन यहां, 6 दिन यहां, 8 और 10 दिन यहां, तो टोटल कितने दिन हुआ 18 दिन। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 इज द आंसर। दैट्स क्लियर और नॉट। ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, x का कितने दिन काम करता है 18 दिन, और कुल काम पूछता तो कितने दिन करता, तो भी कुल काम भी हमारा कितने दिन में समाप्त होता 18 दिन में। y का पूछता तो y यहां है 6 दिन यहां और 10 दिन यहां 16 दिन, और z पूछता तो 10 दिन। दैट्स क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन नंबर 54। दिए गए दंड, इसमें ग्राफ नहीं आ रहा है, ग्राफ कहां है भाई, 1 मिनट, हाँ ये रहा ग्राफ। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं पिछले वाले क्वेश्चन पर। दिए गए दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बार ग्राफ 2014 से 2018 तक टाइप ए बी लाखों रुपए की कारों का निर्यात दर्शाता है, यानी कि ए और बी, यानी कि 2 वर्ष आपको दे रखे, वर्ष ए प्रकार की कारों का, यानी कि 2 प्रकार की कार हैं ए और बी प्रकार की। ठीक है, यानी कि वर्ष 2014 से 2018 तक की बेचने वाली, यानी कि सेल्स वाली कारों का वो डाटा दर्शाता है, जो कि किसमें है, लाखों में, यानी कि मिलियन में दे रखा है। ये वाला आपका हो गया डाटा, और ये वाला आपके हो गए साल। ये वाली यानी डार्क वाली तो हो गई एक कार, और कम लाइट वाली कार हो गई तो वो हो गई बी कार। दैट्स क्लियर। अब क्वेश्चन दे रखा है, क्या पूछते हैं, देखते हैं इसको। किस वर्ष ए प्रकार की कारों का निर्यात 55 रुपए 5 वर्षों में बी प्रकार की कारों का औसत निर्यात से मिलियन कम है, यानी कि 55 मिलियन कम है। उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, कौन सी साल में, किस साल में ए की निर्यात कारों का बी की निर्यात कारों के सभी सालों के औसत से 55 लाख रुपए कम है। क्वेश्चन समझ में आया। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी की औसत कार। तो 2014 में बी ने कितनी बेची भैया 225, 2015 में 250, और 2016 में 200, 2017 में 275, 2018 में 325। सबसे पहले मैंने इनको जोड़ दिया, 200, 400, 600, 800, 1100, 1100, 100 और ये हो गई, और 75 ये हो गई, तो यानी कि टोटल हो गई 1275 का एवरेज निकालने के लिए कहा है। तो एवरेज कितने, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10,
दो सात पचांग 25, 2 और पचांग 25 यानी कि 255, यानी कि औसत कितना आया बी का 255, और ए इससे 55 कम है तो कितना है ए 200, तो कौन से वर्ष में ए 200 है, तो यानी कि ए किस में 200 पहले वाले यानी कि 2014 में, तो हमारा इसका आंसर कितना हो गया 2014 इज द आंसर। दैट्स क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, यानी कि ए बी और सी एक साझेदारी में व्यवसाय शुरू किया, यानी कि ए बी और सी 3 पार्टनर हैं, यानी कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया भैया। ए बी और सी 3 पार्टनर हैं। प्रारंभ में ए ने 29,000 रुपए लगाए, यानी कि कोई हम 3 व्यक्ति हैं, ए है, एक बी है और एक सी है, यानी कि हम 3 दोस्त हैं, ए बी और सी, हम तीनों ने मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने लगाए 29,000 रुपए, स्टार्टिंग में ए ने लगाए 29,000 रुपए, जबकि बी और सी ने 25,000 रुपए का निवेश किया, यानी कि जबकि बी और सी ने 25,000 रुपए का निवेश किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपए वापस ले लिए, यानी कि 4 महीना तक तो चला यही, और उसके बाद 3,000 वापस ले लिए, तो बचे कितने 26,000 रुपए। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 2 महीने और 2 महीने के बाद सी ने 12,000 रुपए निवेश किए, यानी कि बी की बात नहीं की है तो बी को नहीं छेड़ा है, तो यानी कि 2 महीने, यानी कि टोटल कितने महीने हो गए 6 महीने, यानी कि 2 महीने बाद, यानी कि 2 महीने बाद, यानी कि 4 महीने बाद ए ने निकाले थे, और 2 महीने बाद, यानी कि टोटल कितने महीने बाद 6 महीने बाद, तो सी ने 12,000 रुपए और निवेश कर दिए, तो कितने कर दिए 37,000 रुपए हो गए 6 महीने के लिए। ठीक है, अब आगे वर्ष के अंत में, यानी कि पैसा लगा 1 साल के लिए, तो ये 8 महीने ये हो गए, 12 महीने ये हो गए, टोटल 6 12 महीने हो गए, तो टोटल पैसा कितना लगा 29 चौके 116, यानी 11,006 ये हो गया, और ये कितना हो गया 1 2 3 8 25 8 200 208, यानी कि 324,000 रुपया तो लगा ए का। बी का कितना लगा 1 2 3 12 5 60 0 12 24 30, 3 लाख रुपए लगा बी का टोटल। और सी का कितना लगा 25 छिक्के 150, 37 छिक्के 7 42 का 2 का हासिल 4 6 78 22 222, यानी कि 372,000 रुपए। मैंने जो कैंसिल आउट हो सकता था, कॉमन हो सकता था, तो काट दिया, 6 से काटा 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, 6 से काटा 50 और 6 से काटा 60 62, 2 से 27, 2 से 25 और 2 से 31। ठीक है, ये बन गया रेशियो। और जो भी हमें प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में बांटा जाएगा, जो रेशियो उनके अमाउंट का होगा, यानी कि 33,200 रुपए का लाभ है, तीनों का हिस्सा कितना 27 और 25 52 और 31 कितना हो गया 83, और किसका हिस्सा पूछा सी का, तो सी का गुना कर दो। 33 से काटा 400 और 400 से इसको मल्टीप्लाई किया 0 4 दिया 12,400 रुपए इज द आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। दैट्स क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, यानी कि 12,400 रुपए सी का हिस्सा रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, यानी कि क्या दे रखा है, ओ एक वृत्त का केंद्र है, यानी कि हमें एक सर्कल गिवन है, यह हमें सर्कल है, और ओ इसका क्या दे रखा है सेंटर दे रखा है, ओ हमें क्या दे रखा है सेंटर, जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर, इस सर्कल का व्यास कितना दे रखा है भैया 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, टी वृत्त के बाहर का एक बिंदु है, टी मैंने एक बिंदु मान लिया वृत्त के बाहर का, कहीं पर भी एक टी बिंदु है, और टी एक वृत्त का स्पर्श रेखा, यानी कि टी ए क्या दे रखा है एक टेंजेंट दे रखे, यानी कि जो स्पर्श रेखा है जो उस बिंदु को टच करके चली जाती है, मैंने इसको क्या मान लिया ए मान लिया, यानी कि टी ए एक स्पर्श रेखा है। ओटी 26 सेंटीमीटर, यानी कि ओटी यानी केंद्र है, या ओटी टी वृत्त के बाहर का एक बिंदु है, और ओटी 1 मिनट भाई, ठीक है, यानी कि मैंने इसको क्या मान लिया टी मान लिया, और इसको क्या मान लिया ए मान लिया। ठीक है, ओ टी क्या है 26 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली भुजा कितनी दे रखी है 26, ये पूरा डायमीटर कितना दे रखा है 20, ये 20 ये तो 10 हो गया, और ये कितना हो गया 10 हो गया, और ये क्या बन गई हमारी पाइथागोरस थ्योरम बन गई, यानी कि मैं
मुझे ए टी भुजा निकालनी है। कौन सी भुजा निकालनी है? टी ए भुजा निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा भैया? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दूंगा, यानी कि कैसे निकाल दूंगा? ट्रिपलेट से निकाल दूंगा। यानी कि ये भुजा मुझे कितनी दे रखी है? 26 दे रखी है, ये वाली भुजा 10 दे रखी है। ट्रिपलेट से मुझे पता है भैया 10 और 24 और 26 क्या बन जाते हैं? ट्रिपलेट्स बन जाते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 24। और यदि ऐसे नहीं निकाल सकते तो इसको मान लो x, तो हमें पता है x का स्क्वायर जब हम 10 का स्क्वायर 100 बराबर है 26 का स्क्वायर 576, और x का स्क्वायर कितना आ गया? 476, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 24 इज द आंसर। दैट्स क्लियर। तो इसका आंसर कितना आ गया? 24 इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57। एक नाविक अपनी नाव को शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला सकता है। यानी कि क्वेश्चन आ गया बोट एंड स्ट्रीम का। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक नाविक अपनी नाव को शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला सकता है। यानी कि शांत जल में नाव की चाल, यानी कि बी की वैल्यू दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी बोट की स्पीड कितनी दे रखी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है। दैट्स क्लियर। वह नाव धारा के अनुकूल, वह नाव धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में, यानी कि डाउनस्ट्रीम 44 किलोमीटर की दूरी बी प्लस में W, और धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के अगेंस्ट 35 किलोमीटर की दूरी बी माइनस W 9 घंटे में तय करता है। और मुझे बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया? 9 पुट। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? W की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? W की वैल्यू निकालनी है। अब या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, और जिससे आपको समय लगेगा दुगना, यानी कि जहां क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाता, 20 सेकंड में हो जाता, वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो क्वेश्चन होगा 40 से 45 सेकंड में। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ W की वैल्यू सपोज करेंगे 9 और 1 10। पहले मैंने 1 रखा है यहाँ पे। 10 से 44 डिवाइड हो जाता है? नहीं होता है। तो मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ गया। 9 और 1, यहां 1 W की वैल्यू मैंने रख ली। सपोज कर ली W की वैल्यू है 2। मान ली मैंने W की वैल्यू कितनी है? 2। तो 9 और 2 11, 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया 4। यहाँ W की वैल्यू की 2, 9 में 2 गए 7, 7 पन्ना 35, 5। क्या 4 और 5 9 के बराबर आ रहा है दोनों का सम? हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो हमारी W की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो हमारी W की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो बताओ वह नाव धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर, धारा के अनुकूल यानी कि 33 किलोमीटर, बी प्लस डब्ल्यू वैल्यू कितनी? 9 और 2 11 है, 9 और 2 11 है। तथा धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर के, यानी कि प्रतिकूल यानी कि अगेंस्ट, यानी कि इस पर क्या कर दिया मैंने? -9 में 2 गए तो 7। कितने घंटे में तय करेगी? ये 3 घंटे यहाँ लग गए भैया, 4 घंटे यहाँ लग गए, तो टोटल कितने घंटे लगे? 7 घंटे इज द आंसर। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 7 घंटे इज द आंसर। तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले सपोज वाली वैल्यू को थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेना, क्वेश्चन डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58। ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है, यानी कि क्वेश्चन आ गया फिर से सर्कल का। यानी कि एक हमें सर्कल दे रखा है और इसका केंद्र दे रखा है O, केंद्र बिंदु कितने दे रखी है? O, और ए बी क्या दे रखा है? इसका डायमीटर दे रखा है, यानी कि ए बी कितना दे रखा है? मुझे डायमीटर दे रखा है। ठीक है, सी और डी ए बी के दोनों ओर वृत्त के परिधि पर 2 बिंदु हैं, यानी कि सी और डी हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। वो कहां दे रखे? कहीं पर भी दे रखे हैं। मैं मान लो यहां मान लेता हूं, कहीं भी मान लेता हूं, सी यहां मान लेता हूं, डी यहां मान लेता हूं, कहीं भी जहां आपका मन करे, किसी उसकी परिधि पर कहीं भी 2 बिंदुओं पर क्या दे रखे हैं? पॉइंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले सी ए बी, सी ए बी यानी कि सी ए बी दे रखा है 42 डिग्री। ठीक है, और आगे देखा मैंने ए बी डी, यानी कि ए बी डी, ए बी डी दे रखा है मुझे कितना? 57 डिग्री। ठीक, तो मुझे सी ए डी और सी बी डी के सी ए डी यानी कि ये वाला और सी बी डी के मानों का अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंतर ज्ञात करना है। ध्यान से सुनना। तो आपको पता रहना चाहिए भैया, हमेशा ध्यान रखना, वृत्त के, अर्धवृत्त के अंदर कभी भी किसी भी एंगल पर, किसी भी पॉइंट पर, अर्धवृत्त के किसी भी पॉइंट पर रेखा से टच करता हुआ कोई भी एंगल बनेगा तो वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का ट्रायंगल का एंगल कितना रहेगा? हमेशा 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री का। और ये भी तो अर्धवृत्त भैया, नीचे वाला अर्धवृत्त, तो ये भी कितना हो गया? 90 डिग्री का।
ठीक है, ये 90 है और ये कितना है, तो 42 है, तो ये वाला कितना हो गया 48, और ये 90 और 57 है, तो ये वाला कितना हो गया भैया 90 और 50 140 47 3 33। तो ये पूरा कितना बन गया इन दोनों का सम 5 7 75 डिग्री, और इन दोनों का सम कितना बने 7 और 8 15 5 4 9 और 1 10 105 डिग्री। तो हमें पूछा क्या है, यानी कि CAD और CBD, CAD कितना बन गया 75 और CBD कितना बन गया 105, 75 और 105, सी इज द आंसर हमारा। दैट्स क्लियर। यदि वैसे इसने डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस हम बता देते, तो डिफरेंस कितना हो जाता 30 डिग्री हो जाता। दैट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, चले, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा हो गया। एक्सक्यूज मी कोर टीम, एक बार इसको करना सेट आराम से। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए कोई बात नहीं भाई, आज हमारा पहला दिन है तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा पैनल में समझने में हमें टाइम लगेगा 1 या 2 दिन का, लेकिन बहुत अच्छी क्लास होंगी, बहुत अच्छे आपको सॉल्यूशन मिलेंगे हर सीरीज के, बहुत जबरदस्त तरीके से, छोटी छोटी ट्रिक से, बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 59 पर। ठीक है, एक निर्माण इकाई में यह नोट किया गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि कच्चे माल की कीमत थी 100 और वृद्धि होकर के कितनी हो गई 125%, यानी 25% बढ़ गया तो कितना बढ़ गया 125। श्रम लागत कच्चे माल की लागत से 30% से बढ़कर के कितनी हो गई 38%, यानी कि जो पहले 30% से बढ़कर पहले 30% कितनी थी 130, वो कितनी बढ़ गई 38% बढ़ गई। तो यानी कि 125 का 38% कितना हो गया भैया 25 पंजे 25 चौका 100, 2 19 19 पंजे 95/2, यानी कि 47.5, यानी कि कितने हो गए 125 और 47.5 कितना हो गया 172.5। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कच्चे माल की खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए, भैया कितना कम करना है 42.5 कम करना है। किस पर कम करोगे भैया 172.5 में से ही तो कम करोगे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना में 100, पॉइंट हटाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 से मैंने कैंसिल आउट किया, 25 छिक्के 150 और 22 25 निम्मा 225, 25 चौका 100। ठीक है, अब मैंने कैंसिल आउट किया, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 पंजे 20 जो हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17, 100/69, 69 दूनी 69 तिया ज्यादा हो जाएगा दूनी, अभी तो 2 से बहुत है तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, 69 दूनी 1700 को 69 से भाग किया, 69 दूनी 138, हमारा कितना बच गया 2 3 32 0, 69 चौका 70 चौका पंजे, तो 69 पंजे बार चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, पंजे नहीं 1 मिनट, 70 पंजे 3.5 ज्यादा हो जाएगा, 69 चौका, तो 69 चौका जो 280 276, तो यानी कितना हो जाएगा 24 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 24.6 इज द आंसर। दैट्स क्लियर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 रेलगाड़ी से। ठीक, तो क्वेश्चन को पढ़ते सबसे पहले, एक रेलगाड़ी को एक समान गति से 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 100 किलोमीटर दूरी चलने के बाद में तकनीकी खराबी होने के कारण रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती कि, लेकिन रेलगाड़ी 36 मिनट देरी से पहुंचती। रेलगाड़ी की सामान्य गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। यानी कि एक रेलगाड़ी से हमें 370 किलोमीटर दूरी तय करनी है, जैसे कि मैंने मान लिया यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई 370 किलोमीटर हो गई, और हमें यह तय करनी है 370 किलोमीटर। ठीक है,
एक निश्चित चाल से। 100 किलोमीटर जैसे ही वो रेलगाड़ी आगे बढ़ी, 100 किलोमीटर चलने के बाद में रेलगाड़ी हो गई खराब, तो डिस्टेंस कितनी रह गई? 270। 270 डिस्टेंस रह गई और उसमें रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड कम कर दी। कितनी कर दी? यानी कि डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस कितनी है? 270 बराबर है स्पीड, नॉर्मल स्पीड s है, दूसरी स्पीड उसने उसको दे दी s माइनस में 5 किलोमीटर प्रति घंटे, और दोनों चाल का अंतर, तो कितने मिनट ज्यादा लगते हैं? 36 मिनट देरी से पहुंचती है, बटे में 60। ठीक है, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 3 से कैंसिल आउट किया 90 और ये 25 मल्टीप्लाई का है तो द्राक किसका हो गया? डिवाइड का है द्राक किसका हो गया? मल्टीप्लाई। 25 बराबर है s इंटू एस माइनस में 5। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम इसको ना पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम पूरी कैलकुलेशन के हम बाय ऑप्शन जाएंगे। हम सबसे पहले ऑप्शन उठाया 40, s की वैल्यू मान ली 40, 40 गुना में 40 में से 5 गए तो कितना? 35। क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर आता है? 25 निम्मा 225 के बराबर नहीं आता सर, तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। फिर हमने 50 रखा, 50 की मल्टीप्लाई 50 से 5 के 45 के इसके बराबर आता है 0, 25 का 5 कैंसिल, 2 5 20 और 2 22, यानी 2250 आ रहा है। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 50 इज द आंसर। दैट्स क्लियर। चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पर, और धन्यवाद सभी को, नमस्कार। थोड़ी सी भाई पहला दिन था, थोड़ा सा दिक्कत इस वजह से हुई है, पैनल को चलाने में, सीखने में, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक या दूसरे दिन की क्लास हमारी बहुत जबरदस्त होगी, और आज हम विदा लेते हैं। नमस्ते भैया। चलिए ठीक है भैया, राधे राधे।